तो केमिकल काइनेटिक्स का आज का हमारा दूसरा लेक्चर है ये। तो ये एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जो डील करती है स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म्स जिनसे वो केमिकल रिएक्शन अक्कर करती है। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे ए से बी बन रहा है, तो किस स्पीड से किस रेट से वो ए से बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये हमें केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली बताएगा। ठीक है, जैसे कोल को डायमंड में कन्वर्ट होने का एक प्रोसेस है। कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायमंड, बट थर्मोडायनेमिकली दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस, फिजिबल, बट काइनेटिकली इट टेक्स बिलियन ऑफ ईयर्स टू टेक प्लेस। तो बड़ा मुश्किल है काइनेटिकली हमें बता पाना कि कोल कभी डायमंड में कन्वर्ट होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो वो प्रोसेसेस जो एक्चुअल में हमारे सामने टेक्स प्लेस कर जाते हैं, हम उनको ही काइनेटिकली फिजिबल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक काइनेटिकली फिजिबल रिएक्शन है, बट इट टेक्स मोर देन 3-4 मंथ्स और इवन ईयर्स टू रस्ट एन आयरन सरफेस। जितने भी हमारे आयनिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे NaOH और HCl की, जिससे NaCl की फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की, तो ये सभी रिएक्शंस हमारे पास काइनेटिकली फिजिबल होती हैं। तो इसी बेसिस पे, काइनेटिक के बेसिस पे हमारे पास रिएक्शंस को हम वेरी फास्ट रिएक्शन, फास्ट, मॉडरेट, स्लो, वेरी स्लो के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। कल हमने इस बारे में पढ़ा था। फिर हमने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, हम जब हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, तो जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। इसी तरह प्रोडक्ट का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम हमें प्रोडक्ट के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। जनरली ना, अगर हम रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो जनरली दोनों इक्वल होंगे हमारे पास। बस फर्क ये होता है कि रिएक्टेंट जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है, और जो प्रोडक्ट होते हैं उनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको अगर हम रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखते हैं तो हम लिखते हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर हम प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखते हैं तो वो वहां पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। इसी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन जब हम रिएक्टेंट की टर्म्स में लेंगे तो वहां पर हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा थे, बाद में कम है, तो हम हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे। जैसे शुरू में रिएक्टेंट थे 100, बाद में हो गए 90, तो हम हमेशा 90 में से 100 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम, जितना टाइम उसको रिएक्शन को टेक्स प्लेस होने में लगता है। तो बेसिकली हमारे पास काइनेटिक्स जो है वो सारी बातें जो हमें बताता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है कि रेट कैसा है रिएक्शन का, कि रेट कैसे, रिएक्शन जो है रेट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमने कल सारी चीजें पढ़ ली थी। जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते थे, आपने जस्ट याद रखना है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट टर्म होती है तो रिएक्टेंट टर्म में हम जब रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे तो हमने नेगेटिव साइन लगाना है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट टर्म होगी तो प्रोडक्ट टर्म में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे तब हमने पॉजिटिव साइन लगाना है। ठीक है, तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। अगर रिएक्टेंट टर्म होगी तो आपने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना है, और अगर प्रोडक्ट टर्म होगी तो आपने प्लस साइन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेगेटिव साइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, डिक्रीज करता है, और वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन हमें दे देता है। जो भी पॉजिटिव साइन होता है वो पॉजिटिव साइन हमारा उससे आ जाता है। इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो मोल पर लीटर पर सेकंड होती हैं जनरली, बट ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ हमेशा सेकंड में ही लेना होता है। कई बार मोल पर लीटर पर मिनट भी हो सकता है, मोल पर लीटर पर आवर भी हो सकता है, डेज भी हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है टाइम कितने हम टाइम में वो रिएक्शन को टेक्स प्लेस कर रही है। ये हमने कल एक कर्व भी किया था। जो रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट के लिए वो तो डिक्रीज होता है, और जो प्रोडक्ट के लिए वो जनरली इंक्रीज होता है। इसको भी आपने याद रखना है। फिर इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो तरह का होता है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखना है आपने, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है हम उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट को हम डी से डिनोट करते हैं। इस चीज को आपने खास ध्यान रखना है। जो भी हमारे पास एवरेज रेट होगा जब हम उसको लिखेंगे, जैसे मैं एक ना जनरल रिएक्शन लिखता हूं, हमारे पास एक रिएक्शन स्मॉल ए टू स्मॉल ए टू स्मॉल बी। यहाँ पर स्मॉल ए हमारे पास रिएक्टेंट है, और ए हमारे पास रिएक्टेंट है, और स्मॉल ए उसकी स्टोक्योमेट्री है। बी हमारे पास प्रोडक्ट है, और स्मॉल बी उसकी स्टोक्योमेट्री है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा? आपने इसी चीज को समझना है
तो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो मैं पहले रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखूंगा। रिएक्टेंट के लिए मुझे माइनस का साइन लगाना है। अब ये जो हमारे पास स्टोइकियोमेट्री है, ये स्टोइकियोमेट्री बेसिकली क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री हमारे पास इनवर्स हो जाएगी 1/a। अगर मैं एवरेज लिख रहा हूं तो मेरे पास आएगा डेल्टा a, यानी कि कंसंट्रेशन चेंज ऑफ a डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक है, अगर मैं बी के लिए लिखता हूं इसको, क्योंकि ये तो मैंने रिएक्टेंट के लिए लिखा, ये तो टर्म मैंने लिखी है रिएक्टेंट के लिए लिखी है, अब मैं प्रोडक्ट के लिए लिखता हूं तो साइन आएगा प्लस, और स्टोइकियोमेट्री जो है वो 1/इनवर्स हो जाएगी 1/b। यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा b अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हमारा आ जाएगा -1/a डेल्टा a बाय डेल्टा टी प्लस 1/b डेल्टा b बाय डेल्टा टी। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, हमारे पास इस तरह से हमने किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें, और इसी तरह से हम लोगों ने निकला होता है ये। अगर बाय चांस यहाँ पर लेट इट बी, अगर हमारे पास अगर ये हमारे पास एवरेज रेट की जगह अगर इंस्टेंटेनियस रेट होता, तो जस्ट हमने क्या करना होता है, यहाँ से डेल्टा से हम इसको चेंज कर देते। डेल्टा की जगह हमारे पास क्या आ जाता, यहाँ पर आ जाता डी ए अप बाय डी टी और डी बी बाय डी टी। इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट में थोड़ा सा फर्क होता है। एवरेज रेट बेसिकली पूरी एवरेज निकालते हैं हम लोग, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं और उनके बीच में कैलकुलेट करते हैं तो वो एवरेज होता है। और जब हम शॉर्ट टर्म के लिए कैलकुलेट करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। इस चीज को आपने ध्यान से नोट करना है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान से नोट करनी है। अच्छा, इसी तरह से देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट है 100 है, वो टोटल 70 रिएक्टेंट हो गए आफ्टर 10 सेकंड। तो अगर मुझे इसका एवरेज रेट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, माइनस का साइन तो पहले लगाऊंगा, इसके बाद फाइनल रिएक्टेंट लिखूंगा 70 माइनस इनिशियल रिएक्टेंट 100 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलके, क्योंकि -30 आएगा, -30 माइनस के साथ मिलके +30 हो जाएगा, +30/10 इज इक्वल टू 3। तो 3 हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, 3 मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। ये जैसे हमने इसको एक जनरलाइज वे में लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, माइनस का साइन रिएक्टेंट के लिए, प्लस का साइन प्रोडक्ट के लिए। तो माइनस R2 माइनस R1, R2 यहाँ पर फाइनल रिएक्टेंट है और R1 हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट है। P2 हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है और P1 हमारे पास इनिशियल प्रोडक्ट है। तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, तो माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T प्लस P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो ये हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन का टर्म्स है, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। इस तरह से जैसे हमने अगर इसको एक्सप्लेन करना हो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के केस में, जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी PCl5 से PCl3 और Cl2 की फॉर्मेशन हुई है, हमने इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जैसे हमने यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है तो हम एवरेज लिख रहे हैं, तो एवरेज के लिए PCl5 है रिएक्टेंट, तो इसके लिए माइनस का साइन हमने लगा दिया, माइनस डेल्टा PCl5 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा PCl3 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा Cl2 बाय डेल्टा टी। देखो, ये जो PCl5 है ये रिएक्टेंट के लिए होगा, इसके लिए साइन माइनस का होगा। PCl3 और Cl2 अलग अलग हैं, इनके साथ प्लस प्लस आ गई हमारे पास। इसी तरह अगर हम इस रिएक्शन को लिख रहे हैं 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पर 2 स्टोइकियोमेट्री है तो ये जाएगा 1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी प्लस 1 डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी। तो ये हमारे पास एवरेज रेट हमारे पास इस तरह से हम लोग लिखेंगे। किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में हमने इसी तरह से इसको मेंशन करना है, तो ये आपने खास इसका ध्यान रखना है। इसी तरह जस्ट हमने अगर एवरेज रेट होगा तो एवरेज रेट के लिए हम डी लिखेंगे, dx/dt, यानी कि डी जो भी हमारे पास होगा टर्म उसको हम डी से डिनोट करेंगे। तो अगर हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं तो जनरल रिएक्शन में हमारे पास स्मॉल a प्लस स्मॉल b से स्मॉल c प्लस स्मॉल d, इसमें सारे कवर अप हो गए। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे तो इसका लिखेंगे -1/a dA/dt। ये dA क्या है, dA रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट A, B रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट B, -1/b dB/dt इज इक्वल टू प्लस 1/c dC/dt इज इक्वल टू प्लस 1/d dD/dt। एवरेज रेट होगा डेल्टा A बाय डेल्टा टी माइनस 1/a। बिल्कुल सिमिलरली हमारे पास इसी तरह से होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में जो कैलकुलेट होती है वो एक्सपेरिमेंटली होती है,
तो इस चीज को आपने खास ध्यान रखना है। इसके बाद हमने जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, एक जनरल रिएक्शन है, स्मॉल ए से स्मॉल बी बन रहा है हमारे पास, तो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास -1/a इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन हमने रिएक्टेंट के लिए लिया और प्रोडक्ट का साइन हमने लिया प्लस का साइन 1/b डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। आपने एक चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है। वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम इस पूरे इक्वेशन को देख रहे हैं तो इस इक्वेशन में रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। ये रेट ऑफ रिएक्शन जो लेफ्ट साइड में है, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन, ये इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट है, और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो ये रिएक्टेंट का टर्म है, ये प्रोडक्ट का टर्म है। अब आपने क्या चीज पॉइंट याद रखना है, अगर मैं स्टोक्योमेट्री का पॉइंट हटा दूं यहां से, बिना स्टोक्योमेट्री के, देखो बिना स्टोक्योमेट्री के सिर्फ इतनी वैल्यू, यानी कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इसके साथ नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, इसको हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए भी कहते हैं। देखो ऐसा है, अगर कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे होंगे डिसअपियर, धीरे धीरे रिएक्शन से होंगे डिसअपियर, और प्रोडक्ट धीरे धीरे होंगे अपीयर। तो प्रोडक्ट की तो होती है अपीयरेंस और रिएक्टेंट की होती है डिसअपियरेंस। तो ये जो इतना हिस्सा है डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए को। इतना हिस्सा डेल्टा बी बाय डेल्टा टी ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी को। ठीक है, अगर हम इसकी स्टोक्योमेट्री यहां से रिमूव आउट कर दें तो सिर्फ इतना हिस्सा रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली, तो एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली। तो जैसे हमारे पास रिएक्शन है, लेट इट बी N2 प्लस 3H2, इससे बन रहा है हमारे पास 2NH3, ये इक्वेशन है, लेट इट बी। तो हमें क्या करना है, हमने इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अब ध्यान से देखना, हमने इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सबसे पहले दोनों रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट के लिए, इसके लिए तो क्या होगा, जैसे मैं अगर एवरेज लिख रहा हूं तो डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी माइनस का साइन के साथ, इसके साथ क्या होगा -1/3, आप लोग साथ साथ लिखते रहना मेरे, डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। इसी तरह से अब प्रोडक्ट आ गए तो प्लस का साइन 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। तो ये हमारे पास वैल्यूज होगी, ये पर्टिकुलर वैल्यूज होगी। अब आपने याद रखना है इतने हिस्से को विद अ नेगेटिव साइन, इतने हिस्से को, सिंस ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये भी रिएक्टेंट है, तो इस इतने हिस्से को हम कहेंगे, सिर्फ इतने वैल्यू को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, इतने को हम लोग क्या कहेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। और इस केस में तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस दोनों बराबर ही होंगे, बिकॉज इसके अंदर स्टोक्योमेट्री जो है वो 1 है, तो ये भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 होगा। बट अगर बाय चांस मैंने इस रिएक्शन को लिया, एक रिएक्शन मैं करता हूं, उसके बाद उसके अंदर बताता हूं मैं, तो आप लोग पहले इसको समझ लो कि हम लोगों ने ये पढ़ना है कि अगर N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बन रहा है तो हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखेंगे, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसके अंदर जो स्टोक्योमेट्री होगी वो मल्टीप्लाई होगी रेट ऑफ डिसअपियरेंस से रिएक्टेंट के या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस से प्रोडक्ट के। इस चीज को आपने खास ध्यान रखना। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, उस रिएक्शन के अंदर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। NH3 से N2 प्लस H2 की फॉर्मेशन हुई, तो ये हमारे पास 2NH3 से N2 प्लस 3H2 की फॉर्मेशन हुई है। अब इसके अंदर गिवन है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसके क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, एक हमने करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2, और एक हमने करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैं थोड़ा टाइम देता हूं तुम्हें, इसको कैलकुलेट करो फटाफट जल्दी। चलो जी, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। अब हम इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। देखो, हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन क्या पढ़ा है अभी, कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो होगा वो किस किस की टर्म्स में होगा, NH3 की भी, N2 की भी और हाइड्रोजन की भी। तो NH3 की टर्म्स में होगा -1/2 इंटू डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। इसकी टर्म्स में होगा प्लस डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी। इसकी टर्म्स में होगा +1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। अब इसमें से आप तीनों चीजों में से ये ध्यान दो और ये देखो कि इसकी रिएक्शन हमारे, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है। वो वैल्यू कितनी है गिवन, वो वैल्यू है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁴। और मुझे एक तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू तो इसके इक्वल ही आ जाएगी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, और एक इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू तो आ गई मेरे पास इतनी 2.5 इंटू 10⁻⁴। इसकी वैल्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 को, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴। और इसकी वैल्यू के अंदर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा +7.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये नेगेटिव साइन भी इसी के साथ आएगा, डिसअपियरेंस के साथ, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में ही आएगी। तो ये आपने याद रखना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो होगा वो रिएक्टेंट का, रेट ऑफ अपीयरेंस जो होगा वो प्रोडक्ट का। तो इस चीज को आपने खास ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वैसे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये सिमिलर सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हम प्रोडक्ट के लिए ना प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, अपीयरेंस की जगह प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। एक और न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, वो भी बड़ा सिंपल सा है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है, एक 2A से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो 2A से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और जो कॉन्सेंट्रेशन है ए की वो डिक्रीज कर रही है 0.5 टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। ये क्वेश्चन है कि जो कंसंट्रेशन है ए की वो 0.5 टू 0.4 मोल पर लीटर हो जाती है 10 मिनट्स के अंदर। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जल्दी से आप लोग करके दिखाओ इसको, क्वेश्चन को भी। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, जल्दी से एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करो इसको भी। आई होप ये भी कर लिया होगा। इसको कैसे करना है, हमने रेट लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, सिंस रिएक्टेंट सिर्फ ए ही है, तो हम इसमें लिखेंगे -1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा ए किस तरह से लिखेंगे, सिंस फाइनल रिएक्टेंट कितने हैं 0.4, तो 0.4 माइनस इनिशियल रिएक्टेंट कितने हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स। अब मिनट्स को आप मिनट्स में भी रख सकते हो, सेकंड में भी, मैं पहले मिनट्स में ही रख रहा हूं। तो ये बन गया मेरे पास -0.1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो गया 1/200। ठीक है, और इसके यूनिट्स जो हो गए वो आगे मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, अगर मुझे इसको सेकंड में चेंज करना हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन सेकंड्स, तो क्या होगा, फर्क क्या होगा, बस ये आ जाएगा 1/200 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 1/1200। ठीक है, तो इज इक्वल टू, इसके यूनिट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकंड। बाकी आप इसको सॉल्व कर लेना, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है अर्ली, एक कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है लेटर ऑन। ठीक है, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा है, एक कॉन्सेंट्रेशन कम है।
जो ज्यादा वाली होगी वो हमेशा इनिशियल होती है रिएक्टेंट की, और जो कम वाली होगी वो फाइनल होती है। तो कम वाली में से ज्यादा वाली को माइनस करते हैं तभी हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, उसी नेगेटिव से वो नेगेटिव हमारा प्लस हो जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं आता, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इसको चीज को आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो इस चीज को आपने बड़े ध्यान से इसको करना है। तो ये हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स थे जो हम लोगों ने करे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक आधा न्यूमेरिकल और है जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, वो भी हम लोगों ने कर लेना है, आज आपने उसको देखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक है हमारे पास टेम्परेचर, एक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एक है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया और लाइट। ये मेजर 6 प्रोसेस है, 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। अब इनमें से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले दो हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। बाकी फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है बट हम उनके बारे में डिटेलिंग नहीं करेंगे, तो हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट के बारे में हमारे पास ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितने ज्यादा उतने ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई भी आप काम कर रहे हो, उस काम के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। आपके पास जितना पैसा उतनी जल्दी वो काम होगा, ठीक है। पैसा इज रिएक्टेंट, ठीक है। तो जितना ज्यादा पैसा, कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा पैसे की, उतना जल्दी वो काम, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो उतनी जल्दी वो काम टेक्स प्लेस करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। और सबसे मेजर फैक्टर है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको चेंज करना हो या इंक्रीज करना हो तो आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा दो। जैसे ही आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। ये हमने ली चैटलर प्रिंसिपल में भी जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते थे वहां पर भी पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करो, रेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो मोर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लार्जर द रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं, जैसे कोई रिएक्शन है वो 25 डिग्री पे टेक्स प्लेस कर रही है, हमने सिर्फ उस रिएक्शन का टेम्परेचर 35 करना है, 25 से 35। जैसे ही हम 10 डिग्री राइज करेंगे तो 10 डिग्री के राइज करने से ही उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है, ठीक है। बिकॉज टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी एकदम से इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली डबल हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है सिर्फ 10 डिग्री राइज करने से टेम्परेचर, ये आपने याद रखना है। थर्ड है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो जैसे हमारे पास इसमें एक रिएक्शन गिवन है, दो रिएक्शंस गिवन है, एक NO प्लस O2 से NO2 बन रहा है, एक CO प्लस O2 से CO2 बन रहा है। अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों में सिर्फ एक में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, एक में कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिखने में एक जैसी रिएक्शन है, पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने वाली रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली रिएक्शन है वो स्लो होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। अब मे बी सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर और साइज फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, जितना छोटा साइज होगा जल्दी रिएक्ट करेगा, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ रिएक्टेंट ऐसे हैं जो जल्दी रिएक्ट करते हैं, कुछ रिएक्टेंट ऐसे हैं जो लेट रिएक्ट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी तरह से अल्टीमेटली उसी प्रोपोर्शन में वेरी करता है। तो ये आपने याद रखना है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आप कैटलिस्ट को किसी रिएक्शन के अंदर ऐड करो, जैसे ही आप कैटलिस्ट ऐड करोगे तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अब कैटलिस्ट का काम क्या है, देखो कैटलिस्ट का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, मैं इस ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में बदलना है, प्रोडक्ट बनाने हैं, तो रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में बदलने के लिए रिएक्टेंट को पहले एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। रिएक्टेंट पहले एनर्जी गेन करेंगे, एक हाई एनर्जी लेवल तक जाएंगे जो कि एक एनर्जी बैरियर है,
उस एनर्जी बैरियर को जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके बाद उनकी एनर्जी कम होगी और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलरली, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग सब्जी बनाते हैं घर पे किचन के अंदर, तो जो कच्ची सब्जी होती है वो अपने आप पक्की सब्जी में जो हम खाते हैं उसमें कन्वर्ट नहीं होती अनलेस एंड अनटिल हम उसको हीट ना करें। हम कच्ची सब्जी को हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो जो कच्ची सब्जी है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंच जाती है, एक ऐसे स्टेज जहां पर उसके अंदर काफी सारी हीट होती है। उसके बाद हम उस गैस जो भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उस गैस को स्टॉप कर देते हैं, उसको थोड़ी देर रखते हैं। उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे 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 फिर कम होता है। पहले टेम्परेचर एकदम ज्यादा होता है, पहले टेम्परेचर वो नॉर्मल था, बिल्कुल 25 डिग्री पे थी। फिर हमने टेम्परेचर दिया 100 डिग्री, 105, 110 डिग्री तक पहुंच गया टेम्परेचर उस सब्जी का, ठीक है, कुकर के अंदर। तो जैसे ही हमने उसको बंद किया तो फिर टेम्परेचर डाउन आया, ठीक है। अब ये हुआ क्या, अगर हम उसको हीट ना करते तो कभी भी प्रोडक्ट ना बनते। तो एक्चुअल में जो कच्ची सब्जी है उसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना था जिससे कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। इसी एनर्जी बैरियर को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हर एक रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसको एक एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करना होता है। अब जब हम रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और जैसे ही वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब एक तो टेम्परेचर को बढ़ाना है हमने 100 डिग्री तक, एक टेम्परेचर को बढ़ाना है हमने 50 डिग्री तक, तो 50 डिग्री तक पहुंचना हमारे लिए आसान है, तो वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। आपने ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं सरफेस एरिया के ऊपर बात और लाइट के ऊपर बात। सरफेस एरिया के बारे में हमारे पास ये है कि जब भी हमारा जैसे एक चौक है, चौक के उससे हम ये समझ लेते हैं, चौक को आप पानी के अंदर डिप करो, डिसॉल्व करो पूरे चौक को, और एक चौक के पाउडर को डिप करो, तो जो चौक का पाउडर है वो जनरली जल्दी डिप हो जाएगा, ठीक है, जनरली डिसॉल्व हो जाएगा, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चौक के पाउडर का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। जब भी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है, ठीक है। जनरली जो रिएक्शन पाउडर फॉर्म में होती है वो जल्दी टेक्स प्लेस करती हैं एज कंपेयर टू होल। तो ये हमने वहां पर भी पढ़ा था, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था कि सरफेस एरिया के ऊपर काफी चीजें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो लाइट की प्रेजेंस में ही टेक्स प्लेस करती हैं, और उनको टेक्स प्लेस कराने के लिए हमें लाइट जरूरी होती है। तो एच न्यू इज नीडेड टू टेक्स प्लेस दैट दोज रिएक्शंस, ठीक है, वो लाइट के बिना टेक्स प्लेस नहीं करती। तो लाइट, अगर लाइट हम उन रिएक्शंस को देंगे तभी वो रिएक्शन टेक्स प्लेस करेंगी। तो कुछ रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, बट देयर आर सर्टेन रिएक्शंस ओनली विच डिपेंड ऑन द लाइट। तो ये हमारे पास 6 फैक्टर्स थे जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डिपेंड करता है, ठीक है। ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर।